हेलो ऑल ऑफ़ यू, वेलकम टू एडुजेंट्रम। और आज साइंस का हम नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं जो कि है ह्यूमन ब्लड। ठीक है, ह्यूमन ब्लड आपको पता है बॉडी के अंदर रहता है। इसकी जो बेसिक नॉलेज हमारे लूसेंट में दी गई है और जो एग्ज़ाम के पर्पस से हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, हम उस टॉपिक्स को कवर करते हैं। ठीक है, देखिए, ह्यूमन ब्लड जो होता है एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू टाइप का होता है। ठीक है, और 7 to 8% जो वेट होता है ह्यूमन बॉडी का, वो आपका ह्यूमन ब्लड का होता है। जैसे कोई आदमी अगर 100 किलो का है तो 7 से 8 किलो जो है किलो उसकी बॉडी का वेट होगा। ठीक है, ब्लड का। और ब्लड की पीएच कितनी होती है? 7.4 होती है। तो मतलब ये एसिडिक नेचर का होता है या बेसिक नेचर का होता है? आप ये बताइए कि ये एसिडिक है या बेसिक है। ठीक है, इसके बाद में एवरेज मेल बॉडी के अंदर कितना ब्लड होता है? 5 to 6% ब्लड होता है। और फीमेल बॉडी में कितना ब्लड होता है? 4 to 5 लीटर जो है वो ब्लड होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है स्टोरेज ऑर्गन फॉर ब्लड किसको कहा जाता है? स्प्लीन को कहा जाता है। तो इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा कि स्टोरेज ऑर्गन फॉर द ब्लड इज़ स्प्लीन। ठीक है, अब ब्लड को अगर हम डिवाइड करें तो दो पार्ट्स में हम ब्लड को डिवाइड करते हैं। एक होता है प्लाज्मा पार्ट और एक होता है ब्लड कॉर्पस। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं प्लाज्मा पार्ट क्या होता है। तो प्लाज्मा पार्ट देखो मोस्टली जो होता है कि लिक्विड पार्ट होता है। इसके अलावा प्लाज्मा जो होता है वो 60% ऑफ ब्लड होता है। ठीक है, प्लाज्मा जो रहता है वो 60% रहता है ह्यूमन ब्लड की बॉडी का पार्ट। ठीक है, इसके अंदर जो है 90% तो वाटर होता है। ठीक है, 7% जो है वो प्रोटीन होता है। और 0.90% जो है वो सॉल्ट रहता है। और 0.10% जो होता है वो ग्लूकोज होता है। ठीक है, प्लाज्मा के बारे में आपको पता भी होगा। और अभी के टाइम पे हमने रिसेंटली कोविड की सिचुएशन में प्लाज्मा थेरेपी के बारे में पढ़ा था कि लोग अब जिनको कोविड हो चुका है वो अपना प्लाज्मा डोनेट करें। ठीक है, तो उसके पीछे रीज़न यही रहता है कि अगर किसी ह्यूमन का प्लाज्मा जो रहता है वो अगर हम लेते हैं तो उससे आपकी जो इम्यूनिटी है वो डेवलप हो सकती है। ठीक है, इसके बाद में देखते हैं कि फंक्शन ऑफ प्लाज्मा क्या क्या है। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डाइजेशन फूड करता है। ठीक है, हार्मोन का ट्रांसपोर्टेशन भी होता है। ठीक है, इसके अलावा जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है, वो भी प्लाज्मा के थ्रू ही होते हैं। ठीक है, और इसके अलावा देखिए अगर सीरम हमने एक नाम सुना होगा, जैसे कि अभी कोविड की वैक्सीन बना रही है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, SII। ठीक है, तो सीरम का क्या मतलब होता है कि जो आपका प्लाज्मा होता है उसमें जो फाइब्रोनोजन होते हैं और जो प्रोटीन होता है, जब उसको एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है तो रिमेनिंग सब्सटेंस को क्या कहा जाता है? सीरम कहा जाता है। और फाइब्रोनोजन क्या होता है? फाइब्रोनोजन वो कंपाउंड होते हैं जो फाइबर से बने हुए रहते हैं या फिर जो बॉडी में फाइबर को जनरेट करते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका प्लाज्मा का पार्ट। अब हम आते हैं ब्लड कॉर्प्स पे। ठीक है, तो रिमेनिंग कितना बच गया? 40% ऑफ पार्ट। 60% हमने देख लिया था कि प्लाज्मा से बना हुआ रहता है, जिसके अंदर कि हमने क्या क्या देखा प्लाज्मा के अंदर। ये देखिए कि 90% ऑफ वाटर रहता है, 0.7% प्रोटीन रहता है, 90% ऑफ वाटर, 7% ऑफ प्रोटीन, 0.9% ऑफ सॉल्ट, 1% ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, अब बाकी इसमें कुछ परसेंट बच गया तो उसके अलावा जो अदर मैटर्स होते हैं वो इसके अंदर होते हैं, जो कि डिटेल में जाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अब इसके बाद में हम आते हैं ब्लड कॉर्प्स के बारे में। अब ये जो 40% पार्ट होता है ये 3 पार्ट्स में डिवाइड रहता है। तो आज हम देखेंगे सिर्फ इसका एक पार्ट, और रेड ब्लड सेल्स। फिर कल के लेक्चर में हम वाइट ब्लड सेल्स, ब्लड प्लेटलेट और इसके जो RH फैक्टर होते हैं वो हम सभी देख के और इस टॉपिक को ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो RBC के बारे में देखते हैं सबसे पहले कि जो भी मैमल होते हैं इनमें बायोकॉन के RBC पाई जाती है। ठीक है, इसके अलावा RBC के अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। ठीक है, और इसमें एक्सेप्शन कौन कौन से हैं? एक तो कैमल है और एक लामा है। ठीक है, ये दोनों मैमल हैं। ठीक है, और कैमल और लामा।
एक बेसिक चीज़ जो हमें जनरली नहीं पता होती, जैसे हमारे मन में भी कभी सवाल आता होगा कि ब्लड की सप्लाई जो है वो इतनी कम रहती है, ह्यूमन जो है वो ब्लड को इतना यूज़ भी नहीं करते, मतलब बहुत ज़्यादा यूज़ में आता है। ठीक है, तो साइंटिस्ट जो है वो ब्लड को क्यों नहीं लैब में बना लेते? ठीक है, जिस तरह से आप सेल को जनरेट कर सकते हो, तो ब्लड को क्यों नहीं जनरेट करते, आरबीसी को क्यों नहीं जनरेट किया जाता? ठीक है, तो उसके पीछे रीज़न ये है कि आरबीसी में जो है वो न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। ठीक है, और विदाउट न्यूक्लियस जो है वो किसी भी सेल को तैयार नहीं किया जा सकता। तो ये एक मेन रीज़न है जिसकी वजह से ब्लड को जो है वो लैब में तैयार नहीं किया जा सकता। और इसके अलावा जब आप एम्ब्रियो के अंदर होता है ह्यूमन, मतलब जो किड होता है, तो उस समय जो है ब्लड कहाँ से बनता है? रेड बोन मैरो से बनता है, आरबीसी। ठीक है, और जब एम्ब्रोइक स्टेट ख़त्म हो जाती है उसके बाद में आरबीसी कहाँ पे बनती है? लीवर में बनती है। आरबीसी का जो लाइफ स्पैन रहता है वो कितना रहता है? 20 डेज़ टू 120 डेज़। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आरबीसी का लाइफ स्पैन कितना है? 20 डेज़ टू 120 डेज़, मतलब मैक्सिमम 120 डेज़ के बाद में कंप्लीट आरबीसी जो है वो रिप्लेस हो जाती है। अब इतनी सारी आरबीसी रिप्लेस हो रही है तो वो डिस्ट्रैक्ट कहाँ पे होती है, कौन सी जगह पे उनको ख़त्म किया जाता है? तो लीवर और स्प्लीन के अंदर। ठीक है, वहाँ पे डिस्ट्रक्शन होता है। और लीवर को जो है वो ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी कहा जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, तो हम लीवर का नाम लेंगे। ठीक है, और इसके अलावा देखिए, अब ब्लड जो आरबीसी होती है उसके अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन जो होता है वो दो वर्ड से मिलके बना है, एक तो हीमो और एक ग्लोबिन। ठीक है, तो हीम क्या है? आयरन कंटेंट कंपाउंड है, जिसकी वजह से जो ब्लड होता है उसका कलर जो है वो रेड होता है। ठीक है, आयरन की वजह से इसका कलर जो है वो रेड होता है। और ग्लोबिन जो होता है वो क्या होता है? वो प्रोटीनियस कंपाउंड होता है, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन इन दोनों के साथ में रिएक्ट करता है। ठीक है, और हाईली कंबाइंडिंग नेचर का होता है। इसके अलावा जो नॉर्मल रेंज रहती है ह्यूमन ब्लड की, वो किसी बॉडी में कितनी रहेगी? 17.5 ग्राम पर 100 ml। ठीक है, आपकी बॉडी में अगर आरबीसी है तो करेक्ट है। ठीक है, अब देखिए ग्लोबिन क्यों अपनी बॉडी में मतलब रेड ब्लड सेल्स में पाया जाता है? इसके पीछे रीज़न ये है कि ब्लड का जो है वो मेन फंक्शन क्या होता है। ठीक है, तो मेन फंक्शन आरबीसी का क्या रहता है कि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को अपने फेफड़ों से, मतलब लंग्स से, अपने डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में पहुंचाती है। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब जिस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स है, उसको बॉडी पार्ट से वापस हमारे लंग्स और हार्ट तक पहुंचाती है। ठीक है, तो आरबीसी का मेन वर्क यही हो गया। तो इसके पीछे आपने दो चीज़ें देख ली, एक तो रेड कलर किसकी वजह से आता है? हीमो की वजह से आता है, क्योंकि इसमें आयरन होता है, और ग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में रिएक्टिव रहता है। इसके अलावा एक फैक्ट है कि जब आप सोते हैं तो आपकी बॉडी में जो आरबीसी का काउंट रहता है वो 5% कम हो जाता है। और वही अगर आप बहुत ज़्यादा हाइट पे चले जाते हैं, 4200 मीटर्स फॉर एन एग्ज़ाम्पल, तो आरबीसी का जो काउंट है वो 40% बढ़ जाता है। तो इसके पीछे रीज़न क्या है? वो रीज़न आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि सर इस वजह से जो काउंट है वो एक हाइट पे जाने के बाद में बढ़ जाता है, और जब हम सोते हैं तो काउंट कम हो जाता है। इसके अलावा आरबीसी को मेज़र किसके द्वारा किया जाता है? तो हीमोसाइटोमीटर आता है। हीमोग्लोबिन से ध्यान रखिए, हीमोसाइटोमीटर। तो ये चीज़ आपकी समझ में आ जाएगी। अगर इसमें किसी को कुछ डाउट रहता है या कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इसमें ऐड करनी है तो वो कमेंट बॉक्स में दे सकता है। और अगर लेक्चर में कुछ और सुधार चाहिए, और किसी को किसी टॉपिक के बारे में डीप में कुछ नॉलेज लेना है, तो आप उस पर कमेंट कीजिए, हम उस पर एक वीडियो बना देंगे अलग से। ठीक है, और अगर लेक्चर आपको अच्छा लगता है तो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि हमें भी अच्छा लगेगा कि हाँ, हमारे वीडियोस लाइक, शेयर और सब्सक्राइब हो रहे हैं, तो वीडियो बनाने में भी अच्छा लगेगा। ओके, थैंक यू।